हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज लगभग यहां पर 25 2 अंक वाले क्वेश्चन कराएंगे। हम आप लोगों के लिए निरंतर कार्यरत हैं। और प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया था उसे भी तैयार कर लेना। जितने भी 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन, 4 अंक या 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, शेयर हो जाएगा। आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पढ़ना अलग मैटर रखता है, समझना अलग मैटर रखता है। यहाँ पर फास्ट में कोशिश करूंगा 25 क्वेश्चन तो लगभग आपको समझाना ही है प्यारे बच्चों। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझाओ। देखिएगा, जैसे हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक होता है, उसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु को कोई भी परमाणु प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक में दे सकता है वो लिगेंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक समूह है जिसमें आप लीडर हो, मतलब आपको जो भी व्यक्ति आपको कुछ दे सकता है वो आपका दोस्त बन जाए। उसी प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक में एक लीडर होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु को यदि कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉनिक में दे सके वो उसका लिगेंड कहला जाता है। ठीक है, तो कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉनिक में दे सकता है उसे हम लिगेंड कहते हैं या संलग्नी कहते हैं। क्लियर है। लिगेंड का दूसरा नाम संलग्नी। यदि क्वेश्चन आ जाए संलग्नी किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना, तो आप लोग बता देना। जैसे आपके पास उपसहसंयोजी यौगिक, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को जो भी धातु परमाणु या आयन केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक में दे सकता है उसे हम संलग्नी या लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, क्लोरीन 1 नेगेटिव, OH 1 नेगेटिव, Cl ये साइनाइड है 1 नेगेटिव। और धनावेशित लिगेंड ये प्यारे बच्चों NO 1 पॉजिटिव होता है। उदासीन लिगेंड जैसे H2O, अमोनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन लिगेंड है, लेकिन ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक में दे सकते हैं। तो लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे आपके पास प्यारे बच्चों अणु, परमाणु या आयन होंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में दे सकते हैं, उन्हें हम लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। ठीक है, संलग्नी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द्विक्लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण बताना है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, द्विक्लवण क्या है, 3 उदाहरण। संकुल लवण और द्विक्लवण में अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है, आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो द्विक्लवण वो योगात्मक यौगिक है जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। इन यौगिकों में अपने पदार्थों के मूल गुण समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम जल में विलय करते हैं तो ये टूट जाती हैं और द्विक्लवण कहलाती हैं। लेकिन जिन्हें हम जल में मिलाएं और वो अपने अवयव में न टूटे उसे कहते हैं संकुल लवण, उसे ही कहेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। तो द्विक्लवण जिन्हें हम किसी भी विलयन में मिलाते हैं तो वो अपने अवयव में टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक्लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कार्नेलाइट KCl MgCl2 × 6H2O, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, मोहर लवण हो गया FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। ये हमारे सभी के सभी क्या हैं, ये द्विक्लवण है। कार्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण। सूत्र भी आपको याद कर लेना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछ देता है, कार्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण। चलिए आगे देखिए, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता। तो ये विटामिन C जो है जल में घुलनशील होता है, इसलिए मूत्र के रूप में शरीर से सदैव बाहर निकल जाता है। इस कारण से विटामिन C जो है संचित नहीं होता। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करते चलना प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे कई सारे विलयन होंगे जिनके परसरण दाब समान होंगे, उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। यानी कई प्रकार के विलयन जिनके परसरण दाब बराबर होते हैं, समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयनों में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने में परसरण क्रिया नहीं होती। इसका कारण है अर्धपारगम, जैसे 2 आपके पास समपराशरी विलयन है जिनका परसरण दाब समान है, यदि उनको हम प्यारे बच्चों किसी अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करना चाहेंगे तो परसरण दाब समान है। तो ये जब यदि दोनों अर्धपारगम झिल्ली से अलग होंगे दोनों एक साथ निकल जाएंगे, यदि नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। इस कारण से परसरण दाब समान है। यदि भिन्न भिन्न होता तो अलग अलग दाब पर वो अलग अलग निकल सकते थे अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, लेकिन उनका परसरण दाब समान होता है, इस कारण से उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसे विलयन जिनका परसरण दाब समान होता है उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ओके, चलिए
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाओ। जब किसी क्रिया की दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है, मतलब घात 1 होना चाहिए। यदि घात 1 है प्यारे बच्चों तो उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यदि घात 0 है तो उसे शून्य कोटि, यदि घात हमारा 2 है तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। तो जब किसी क्रिया की दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी सांद्रण का घात 1 होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर NH4NO2 है, NH4NO2 है, ठीक है, ये प्लस नहीं है, NH4NO2 है, इसकी जो सांद्रण है उसकी घात 1 है, तो अपक्रिया की कोटि 1 हो जाती है। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए यदि उदाहरण है तो NH4NO2 ये बनाता है N2 + 2H2O। तो भाग लेने वाला भैया अणु भी एक ही है, इसकी सांद्रता का घात 1 है, इसलिए हम कहते हैं इसको प्रथम कोटि की अपक्रिया। यानी जब किसी रासायनिक की अपक्रिया की दर जो होती है, दर का मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन, यानी आपका प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है पर बच्चों वो रिएक्टेंट से कितना बन रहा है, वो चीज कहलाता है दर। चलिए, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? ऐसे लॉजिकल 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी होता है। क्या उत्क्रमणी? उत्क्रमणी का मतलब क्या होगा, आपका अभिकारक है उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद भी अभिकारक में बदल रहा है, मतलब दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है भैया, तो ये आपका उत्क्रमणी होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी जैसे रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रतीत होता है अपक्रिया का समर्थन करेगा, जिससे अधिशोषण घटता है। ओके, चलिए अगला आपके लिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये रहा क्वेश्चन आपका, और 2 अंक के क्वेश्चन, ज्यादा लंबे में नहीं किया भैया। आपके बुक में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर 4 अंतर है, लेकिन आपको 2 अंतर तैयार करना है। जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें वान डर वाल्स आकर्षण बल लगता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो रासायनिक अधिशोषण होता है, जिस जब इसमें अधिशोषण की क्रिया होती है तो इसमें रासायनिक बंध बनता है, तभी रासायनिक अधिशोषण होता है। यह एक उत्क्रमणी प्रक्रम है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणी प्रक्रम। हमने बताया आपको कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी प्रक्रम है, ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी होता है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और उस यहाँ पर आपने पढ़ा ना, इसके पहले ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी ठोस पर गैस का अधिशोषण हो रहा। अधिशोषण आपको पता है ना, किसी ठोस सतह पर किसी पदार्थ को आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है प्यारे बच्चों। तो ये किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये आपके प्रमुख 4 कारक हैं। अधिशोषक की प्रकृति एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यानी अधिशोषक जिसमें अधिशोषण की क्रिया होती है। जैसे देखिए, ये आपका सतह है, इस पर हम यदि मान लीजिए पानी डाल दें तो इस सतह पर पानी जो है अधिशोषित होगा, तो अधिशोषक ये सतह कहलाएगा। और अधिशोषण जिसमें हो रहा है प्यारे बच्चों, ये अधिशोषण की, अधिशोषक और अधिशोष 2 चीज होता है। अधिशोष यानी जो हुआ, अधिशोषक जिसमें अधिशोषक हो रहा है, मतलब अधिशोषण हो रहा है। और आपका हो गया अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति, यानी जो प्रकृति मतलब जो गैस या द्रव या जल जो भी आपका विलयन है वो सतह पर जम रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। और ताप क्या है, दाब क्या है। ये 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किसी भी ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? ये देखिए क्वेश्चन, सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बिल्कुल, फार्मूले से तैयार करो। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक, यही है आपका संबंध और कुछ नहीं है। यदि हम विशिष्ट चालकता बराबर निकालें तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो सेल स्थिरांक गुणे आपका प्रेक्षित चालकता हो जाएगा। बस सिंपल है, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स है। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहा जाता है। अब यहाँ पर विशिष्ट चालकता क्या है, इस पर हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेकर आए वो यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं। तो विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता के रेशियो को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। 3 अंक का क्वेश्चन है, 3 डिफरेंस तैयार करना है। तो आपका जो अभिक्रिया का कोटि होता है आपको पता है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। तो यह प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रता के पदों में घातांकों का योग होता है, यानी घात कितना, सांद्रता का घात कितना है, इससे निर्भर करेगा आपकी अभिक्रिया की कोटि। लेकिन
जो आपकी आणविकता या अणुसंख्यता है वो रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं। जितने भी अणु भाग लेंगे उन अणुओं की या कणों की संख्या ही आणविकता कहलाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनकी सांद्रता का पावर यानी घात कितना है, उन घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और भाग लेने वाले जो कण होते हैं, कणों की संख्या होती है, आणविकता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। इसका मान शून्य या प्रभाज्य भी हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यह केवल पूर्ण संख्याओं में होता है। जैसे आपका अब कोटि जो होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया भी हो सकता है, प्रथम कोटि, लेकिन शून्य आणविकता नहीं हो सकता, ना शून्य अणुसंख्यता हो सकता है। ठीक है, एक अणुक अणुसंख्यता, द्वि अणुक आणविकता या अणुसंख्यता ऐसा हो सकता है, लेकिन शून्य अणुक आणविकता या अणुसंख्यता नहीं हो सकता। आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि के द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, जबकि अभिक्रिया के आणविकता का वेग के साथ कोई संबंध नहीं होता। यानी अभिक्रिया का वेग कितना है इसका निर्धारण हम अभिक्रिया की कोटि के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन आणविकता के आधार पर नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो फिटकरी में होता है एल्यूमिनियम, जो कि होता है 3 पॉजिटिव के रूप में। देखिए अभी मैं बता दूं, इस चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास ये उदासीन का मैटर आएगा, तो यदि आपके पास कण निगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव चीज मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा, उसका बहना बंद हो जाएगा, वो स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि कण जाकर तली पर बैठ जाते हैं। कोई भी यदि कण या आयन है या छोटे छोटे परमाणु है, यदि आयन अवस्था में है तो वो गतिमान है, लेकिन जैसे वो उदासीन होते हैं तो वो नीचे तली पे जाकर बैठ जाएंगे। जैसे नदी में भैया पानी बह रहा होता, गंदा पानी है, इसमें हम आयन को उदासीन कर दें तो जो कण है वो उदासीन होकर के तली पर बैठ जाएंगे, पानी स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी कहा गया कि गंदे पानी में धूल, मिट्टी, कण और बैक्टीरिया आदि उपस्थित रहते हैं, जो कि कोलाइडी विलयन बनाते हैं, यानी जल के साथ कोलाइडी विलयन के रूप में रहते हैं। इनके कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश होता है, जल में फिटकरी मिलाने से स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? मैंने कहा ना कि फिटकरी में होता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये जो 3 पॉजिटिव होता है, जो विलयन में होता है निगेटिव आयन, उस निगेटिव चार्ज को ये खत्म करता है, जिससे जो छोटे छोटे कण हैं, जो आपके पास कोलाइडी कण होते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं। जब उदासीन हो जाते हैं मतलब इनका स्कंदन हो गया। कोलाइडी विलयन जो बने थे भैया, तो वो जो आपका विलायक वो अलग हो गया, जल अलग हो गया, इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो अलग हो गए, स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो गंदा पानी है बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आप लोगों ने समझ गया कि फिटकरी प्रयोग करने से जो गंदा पानी में डस्ट होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, धूल कण होता है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल उदासीन हो जाता है और बहना बंद हो जाता है और तली पर बैठ जाता है। बस यही इसका नियम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्डी-सूल्जे का नियम समझाओ। ये हार्डी-सूल्जे का नियम है, स्कंदन से संबंधित है। इन्होंने क्या बता दिया कि जिस पर जितना आयन होगा उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा, और जिसमें आयन कम होंगे प्यारे बच्चों वो उतना ही कम स्कंदित होगा। देखिए हार्डी-सूल्जे के नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यानी संयोजकता, यानी Al 3 पॉजिटिव है तो भैया 3 पॉजिटिव तो ज़्यादा संयोजकता है इसकी, Mg2 पॉजिटिव तो थोड़ा सा कम है, Na1 पॉजिटिव तो थोड़ा सा कम है। तो जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगा, जितना वो आयनित अवस्था में होगा, जिस पर जितना आवेश होगा, जिस पर जितना आयन होंगे, उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा। यही हार्डी-सूल्जे ने बताया और कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो। हार्डी-सूल्जे के नियम के अनुसार कुल मिलाकर भैया जिसके पास जितने पैसे हैं उसकी पूंछ उतनी ही अधिक है। आप देखेंगे यदि अमीर व्यक्ति है उसको थोड़ा सा ज्यादा स्थान दिया जाएगा, भले ही अनपढ़ गवार क्यों ना हो। ऐसे यहाँ पर भी है, आयन जितने अधिक होंगे उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ सिंपल संबंध है प्यारे बच्चों। तो हार्डी-सूल्जे ने बताया कि आयनों की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, अतः किसी आयन पर जितना आवेश होता है उसका स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होता है। यही हार्डी-सूल्जे का नियम है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, AH2S3 के कोलाइडी विलयन पर Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव तथा Al3 पॉजिटिव आयनों के अवक्षेपकारी प्रभाव निम्नानुसार है। Al3 पॉजिटिव से आपका लेस होगा Mg2 पॉजिटिव, इससे भी लेस होगा Na पॉजिटिव हो गया, यानी सोडियम 1 पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार धनात्मक फेरिक हाइड्रोक्साइड साल के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणात्मक संकुल, लेकिन नहीं लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल धनात्मक के लिए आपको समझाना है। 2 अंक का क्वेश्चन है। आगे देखिए, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? अक्रिय गैस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 18वें समूह के तत्व, और 18वें समूह के तत्व मतलब शून्य समूह के तत्व। इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, अक्रिय, निष्क्रिय।
यानी प्यारे बच्चों इनमें क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। कोई भी तत्व किसी से क्रिया क्यों नहीं करता, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, ना तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो आक्री गैस है प्यारे बच्चों, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते नहीं है, ना किसी को देने की क्षमता रखते हैं। तो जब ग्रहण ही नहीं करने की क्षमता रखते तो इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाती है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा क्या होता है? शून्य समूह मतलब भैया 18वां समूह, और 18वें समूह के बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इस कारण से ये बंध नहीं बनाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। HCl का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों? बताओ जरा, HCl का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों? तो जो हम हाइड्रोजन हैलाइडो की क्वथनांक की बात करते हैं तो HCl से HI तक बढ़ता है। क्या बोला है? HCl का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों? HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन अबंध के कारण अपसमान रूप से इनमें सबसे उच्च है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल्स बंधों की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है। यानी HF का अधिक होता है, HCl का कम। इसका मेन रीजन है HF में हाइड्रोजन बंध प्रबल है, जबकि HCl में जो वान डेर वाल्स बल है वो थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्वथनांक का मतलब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, गलनांक और क्वथनांक सबको पता है। गलनांक होता है ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, तो कोई ना कोई एक निश्चित ताप होगी जिसके कारण वो ठोस से द्रव में बदल रहा है। उसी को यदि द्रव को हम थोड़ा सा बाष्पित अवस्था में बदलें तो द्रव को जब गर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो क्वथनांक ताप कहलाता है। तो जिसका बंध जितना प्रबल होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, उसको एनर्जी उतनी ही अधिक लगेगी। तो भैया जो HF होता है इसमें हाइड्रोजन बंध लगता है, इसमें प्रबलता के कारण इसमें अधिक एनर्जी लगती है, लेकिन HCl होता है इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। सिंपल है, इस कारण से इसमें उतना ज्यादा बल नहीं लगता और इसमें कम एनर्जी लगती है। इसी कारण से HF का क्वथनांक अधिक और HCl का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए HF का क्वथनांक HCl से कम होता है। चलिए ठीक, चलिए अगला देखिए, उत्कृष्ट गैस से क्या है? उत्कृष्ट गैसों के नाम बताओ। उत्कृष्ट गैस के नाम, हे नारायण अर्जुन करने से रंगभूमि में हार गए। हे से हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हर बच्चा को याद होगा 18वें समूह के तत्वों के नाम। भैया 18वें उत्कृष्ट गैस है, 18वें समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं, इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, आप सबको पता है। उत्कृष्ट गैस है यानी 18वें समूह के तत्व उत्कृष्ट गैस हैं, इन्हें हम अक्रिय समूह या निष्क्रिय समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान ये आपके उत्कृष्ट गैस हैं। चलिए आगे देखिए, अक्रिय गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? ये तो भी हमने बता दिया, कक्षा पूर्ण है भैया, इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता नहीं रखते, इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। चलिए आगे देखिएगा, O3 ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। देखिए ओजोन का होता है O3, जब ये अपघटित होता है भैया तो नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है प्रबल ऑक्सीकरण करने की क्षमता रखता है, इस कारण O3 भी एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। देखिए O3 आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, मतलब जब O3 टूटता है तो आपका O2 बनाया और एक ऑक्सीजन बनाया, जबकि ये क्या होता है एक प्रबल ऑक्सीकरण की तरह क्रिया करता है, प्रबल ऑक्सीकरण की भांति। इस कारण से प्यारे बच्चों O3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम लिखो और उदाहरण सहित बताओ। देखो फैराडे ने क्या बताया कि जैसे हमारे पास कोई सेल है, उस पर इलेक्ट्रोड हम जब डलवाते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होता है, उसके पदार्थ जमा होता है। इलेक्ट्रोड से पदार्थ या तो मुक्त होगा या तो जमा होगा। उसकी जो मात्रा है वो विद्युत अपघट्ट में जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने से उसमें जो आवेश होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये बताया फैराडे ने अपने प्रथम नियम में। क्या बताया कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यानी धारा जितनी बहेगी आवेश उतना ही अधिक होगा। इसलिए कहा गया है जो W है पदार्थ की मात्रा है और Q जो है आवेश है, वो W जो है आवेश के समानुपाती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है Z, और आपका Q होता है आवेश, आवेश का होता है धारा गुणे समय। तो यहाँ पर I इंटू टी कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर लिखा भी गया कि W जो है आयनों का भार है, कितना मुक्त हो रहा पदार्थ, I जो है विद्युत धारा एम्पियर है, T यानी समय, कितना समय तक बह गया, Z स्थिरांक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जब I का मान 1 एम्पियर हो जाए, I का मान 1 एम्पियर हो जाए और टाइम भी 1 हो जाए, तब जो आपका Z होगा ये विद्युत रासायनिक स्थिरांक भी है।
अर्थात जो आपका एम्पियर धारा 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड में, तो आपका जो W मुक्त होने वाली पदार्थ है वो विद्युत रासायनिक स्थिरांक के बराबर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत रासायनिक स्थिरांक वह भार होता है जो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से विसर्जित होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। NaOH के 4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको मोलरता निकालनी है NaOH की। तो NaOH के यदि द्रव्यमान देखें भैया, देके रखा है यानी WB, आणविक द्रव्यमान नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ प्यारे बच्चों यहाँ पर मात्रा बोल रहा हूँ। 4 ग्राम आणविक द्रव्यमान MB आपके पास 40 है, बिलियन भैया लीटर में है, मतलब आयतन 1000 ml होगा। अब इसकी मोलरता निकालनी है तो WB/MB इंटू 1000/V ml। ओके, तो WB का मान कितना है 4 हो गया, MB का मान कितना है 40 हो गया, तो ये 1000 हो गया और V ml हो गया 1000। 1000 से 1000 कट गया, 4 से आपका 4 1 कम 4, 4 दाम 40, 1/10 हो गया। तो मोलरता निकल कर आ गई प्यारे बच्चों 1/10। कितने निकल कर आ गई? 1/10। ओके, चलिए आगे देखिए पेप्टाइड बंध क्या है। पेप्टाइड बंध क्या होता है प्यारे बच्चों? अमीनो अम्ल के 2 अणु को जोड़ देते हैं तो उनके बीच जो एक बंध बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। यानी 2 हम अल्फा एमिनो अम्ल ले लें, 2 अल्फा एमिनो अम्ल और दोनों को जोड़ दें, तब उनको जोड़ने से एक बंध का निर्माण होता है ना। उस बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, ये आपके पास एमिनो अम्ल है, ये भी आपके पास एमिनो अम्ल, तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह और एक एमिनो अम्ल का एमीन समूह यानी NH2 समूह, यहाँ से जब क्रिया करता है तो H2 जो है ऑक्सीजन उठाएगा, H2O निकाल देगा और इसके बीच फिर क्या बन जाएगी? बंध। और जो बंध बनेगी प्यारे बच्चों यही कहलाता है पेप्टाइड बंध। देख लो, आप लोगों को लिखना नहीं है, समझना है कि पेप्टाइड है क्या बंध। तो जब 2 अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक एमिनो अम्ल का COOH यानी कार्बोक्सिल समूह और एक एमिनो अम्ल का प्यारे बच्चों NH2 समूह आपस में बंध बनाता है और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, तो बनाता है पेप्टाइड बंध। क्या बनाता है? पेप्टाइड बंध। ओके, सिंपल है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है ज्वरनाशी क्या है? कोई 2 उदाहरण समझाओ। ज्वरनाशी भैया, जैसे आपको बुखार आ गया, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्यारे बच्चों हमारे शरीर की जो स्थिति है गंभीर हो गई, तो कह दिए बुखार आ गया। तो इसके दौरान अपन करते क्या है कि हम कुछ न कुछ औषधि का प्रयोग करते हैं जिससे शरीर में टेम्परेचर कम हो जाए। तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिससे शरीर का तापमान कम हो जाए, उसे हम कहते हैं ज्वरनाशी। अर्थात प्यारे बच्चों इसे हम दर्द निवारक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दर्द निवारक अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल पैरासीटामोल एक याद कर लो, एस्पिरिन, पैरासीटामोल जो आप खाते हो और आपके आसपास मिलता है। फिनेसिटिन उतना एग्जाम्पल या उतना पॉपुलर नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन एस्पिरिन या पैरासीटामोल जो है आपका काफ़ी मोस्ट पॉपुलर आपका औषधि है। इसके यदि रासायनिक सूत्र ये देख सकते हो आप लोग, ये भैया है आपका एस्पिरिन, ये आपका है पैरासीटामोल और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पैरा एथॉक्सी एसिटिलिनाइड फिनेसिटिन, या आप ऐसा सिंपल देखो फिनेसिटिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, तो एल्डिहाइड में आपका क्रियात्मक समूह CHO होता है, जबकि जो कीटोन में होता है वो क्रियात्मक समूह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ये आपका कीटोन क्या प्यारे बच्चों? ये आपका एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह आप देख सकते हैं, कीटोन का भी क्रियात्मक समूह दे सकते हैं। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है। ठीक, ये आपका मुख्य रूप से यानी इसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है जो कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है। इसमें क्रियात्मक समूह ये है प्यारे बच्चों जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थित होता है। ठीक, चलिए दूसरा है ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाले बसीय अम्ल देते हैं। यानी ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा, ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकृत होगा, तो बसीय अम्ल बनाते हैं। और ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसीय अम्ल बनाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्डिहाइड की अपेक्षा कम हो जाती है। ये अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं और ये अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर CO2 लाल अवक्षेप बनाते हैं, जबकि ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते। ये आपके 4 अंतर हैं। अब इनको तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, तो आप लोग करें, आप लोग तैयारी भी करें। और प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आपका तैयारी भी हो सके। अगला क्वेश्चन है भैया, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों?
अमोनिया को शुष्क करने के लिए शांत H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता कि उसका कारण क्या है? तो जो अमोनिया होती है इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण अमोनिया को शुष्क करने के लिए शांत H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि इसका प्रयोग करेंगे तो ये शुद्ध क्रिया करेगा प्यारे बच्चों, अमोनियम सल्फेट बना लेता है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम H2SO4 का यदि प्रयोग करें तो ये क्रिया कर लेता है स्वयं। भैया यदि हम किसी को आपके साथ बोलें कि जाओ इसकी रक्षा करना और आपके साथ वो खेलने लग जाए, कूदने लग जाए, उसके साथ नशा करने लग जाए, फिर उसके साथ भेजने का क्या मतलब है? तो यही कारण होता है भैया, अमोनिया के साथ H2SO4 का हम उपयोग नहीं कर सकते शुष्कीकरण में, क्योंकि अमोनिया के साथ स्वतः क्रिया कर लेता है और फिर अमोनियम सल्फेट बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? कारण क्या है? अब सिंपल है भैया, साथ में न रखने के कारण है वो उससे क्रिया कर ले। ऐसे क्वेश्चन तो कुछ लॉजिकल होते हैं जो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लो कि भैया हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम कांच के साथ नहीं रख सकते क्योंकि वो कांच को घोल लेता है, घोल कर और भी कई सारे यौगिक जैसे हाइड्रोजन सिलिको फ्लोराइड का यौगिक बना लेता है। सिंपल बस। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं? देखो, अनुचुंबकीय होने के कारण पर बच्चों आपके पास रिक्त डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी न किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका डी होता है पर बच्चों, डी उपकोष यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है तो डेफिनेट है किसी न किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की, आकर्षित रखने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है। देख लो भैया, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें N-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होता है। जैसे यहाँ पर क्यूप्रिक आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है यानी Cu1 पॉजिटिव, इस कारण से अनुचुंबकीय है, जबकि क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, इसलिए प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? तो जिनकी जितना ज्यादा स्वतंत्र संयोजकताएं होंगी वो उतना ही ज्यादा प्यारे बच्चों संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। देख लो भाई साहब, संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारक को अधिशोषित कर लेते हैं जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रभावकारी परमाणु संख्या क्रमांक क्या उदाहरण से, ये बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ, इसको आपको नहीं छोड़ना है कि उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं या प्रभावी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक है प्यारे बच्चों, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। उपसहसंयोजी यौगिक है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। उसमें यदि उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, साथ में प्यारे बच्चों बंध बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, इन दोनों का योग प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। ओके, सिंपल है, इसका फार्मूला भी है यहाँ पर देखिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या बराबर केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या, ऋण में भैया आयन बढ़ने से लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और फिर धन में बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हो गया आपका प्रभावी परमाणु संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या, ऋण में आयन बढ़ने में लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका हो गया फिर बच्चों प्रभावी परमाणु संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा है निकिल 28 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 28 है, 4 यहाँ पर कार्बोनिल द्वारा CO है यानी कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कार्बोनिल बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो 28 और 8 36 हो गया, यानी कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन थे। और यदि कोई आपका लिगेंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास उपस्थित और कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। और भैया यदि माइनस प्लस है तो वो बात अलग है, क्योंकि यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा यदि उतना इलेक्ट्रॉन और किसी को दे देगा तो फिर उतना घटाना पड़ेगा।
तो ये चीज है भैया, 2 अंक कह दिया आता है तो इतना आप लिख दोगे। तो आज का काफी लंबा हो चुका क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और अगले वीडियो को मैं जल्द से जल्द प्यारे बच्चों आपके सामने लाऊंगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही आपके लिए अगला वीडियो आने का कदम उठाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।